हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट और मेरी इस क्लास में। आज हम सभी डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को ही, मोल का ही डिस्कशन हम अपना और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे आज की क्लास में कि किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह लिखे जाते हैं किसी कंपाउंड के लिए। इससे पहले मोल के हमने जितने भी डिस्कशन किए हैं उन सब में हमने बहुत ही अच्छे अच्छे बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात की है, जैसे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स किसी कंपाउंड में किस तरह से निकालते हैं, किसी भी सब्सटेंस का एवरेज एटॉमिक वेट वगैरह, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास वगैरह किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इन सब पर हमने एक अच्छा सा बहुत ही ब्रॉड डिस्कशन किया है और आज की क्लास बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला टॉपिक वो टॉपिक है जिससे आपको आपके एग्जाम में पक्का न्यूमेरिकल मिलना ही मिलना है। तो अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को और अपना पूरा ध्यान आप क्लास की तरफ बनाए रखिएगा। चलिए, तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इसे किस तरह से लिखा जाता है, ये सब कुछ जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो हेडिंग आप सभी मेरे साथ लिखिएगा, फार्मूला। यहाँ पर देखिए हम लोग उन फॉर्मूलों की बात नहीं करेंगे जो हम लोग मैथ्स या फिजिक्स में यूज करते हैं। हम यहाँ पर केमिकल फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। केमिकल फार्मूला के कुछ एग्जांपल्स जैसे अगर मैं आपको दूं तो आपने भी देखे होंगे इससे पहले क्लासेस, जैसे H2O वाटर का केमिकल फार्मूला होता है, CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का, इसके अलावा MgSO4 हो गया या FeSO4 वगैरह, ये इस टाइप के कुछ फार्मूले आपने देखे होंगे। तो बेसिकली ये फार्मूला क्या है, क्या ये हमें डिनोट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इस फॉर्मूले में कुछ कैरेक्टर्स देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर H लिखा हुआ है, O, यहाँ CaCO3 वगैरह, ये सब क्या है, तो ये एलिमेंट्स के सिंबल हैं। मतलब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हम बोलेंगे फॉर्मूला एलिमेंट्स के सिंबल्स का एक सेट होता है जो कि किसी भी कंपाउंड या फिर सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है और सिंपली ये उस कंपाउंड को ही रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई बात? तो मतलब अगर हम फॉर्मूला की डेफिनेशन देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द सेट ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मूला। बात आ गई आपको समझ में? अब एक और चीज देखिए यहाँ से, जैसे H2O की अगर हम बात करें तो H2O का केमिकल फार्मूला, वाटर का केमिकल फार्मूला H2O, ये हमें बता रहा है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे किन के सिंबल्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। इसी तरह से रेस्पेक्टिवली कैल्शियम के, कार्बन के, ऑक्सीजन वगैरह के, मैग्नीशियम के, सल्फर के, ऑक्सीजन के, इस तरह के सिंबल्स मैं देख रहा हूँ। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। क्या इसके अलावा भी फॉर्मूला मुझे कुछ बताता है? तो बिल्कुल बताता है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ नंबर्स जैसे 2, 3, 4 वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ हिडन नंबर्स भी यहाँ है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन के आगे 1 लिखा हुआ है बट आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि 1 को हम जनरली फॉर्मूला में लिखकर रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं 2, 1 वगैरह, ये मुझे क्या बता रहे हैं? ये मुझे इस सब्सटेंस के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर इन एलिमेंट्स का जो रेशियो है ना उसको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर H2O मुझे ये बता रहा है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2 का है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:1:3 का है। बात आ गई समझ में? मतलब कोई फॉर्मूला एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के अलावा साथ ही साथ में उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड के केमिकल कॉम्बिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है कि उसका केमिकल कॉम्बिनेशन कैसा है। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन, या यहाँ पे हम केमिकल कंपोजिशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग समझे। अब हम ये बात समझेंगे कि फॉर्मूला कितने टाइप का होता है, तो इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग ये समझेंगे कि फॉर्मूला कितने टाइप का होता है। तो अगर हम फॉर्मूले के टाइप्स को देखना चाहें तो केमिस्ट्री में जनरली हम 2 टाइप्स के फॉर्मूला यूज करते हैं। एक होता है कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा होता है उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला। 2 टाइप के फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास होते हैं, एक मॉलिक्यूलर, दूसरा एम्पिरिकल। अब देखिए मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल, इसमें डिफरेंस क्या है दोनों टाइप्स के फॉर्मूला में? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है
वो किसी भी कंपाउंड में जितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और उस एक मॉलिक्यूल में जितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल से कंपाउंड ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप ध्यान में भी रखिएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मुझे बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स और 6 ऑक्सीजन एटम्स है। मतलब ये एक तरीके से मुझे उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है वो भी समझा देता है, साथ ही साथ में क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कितने में? 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली प्रेजेंट है उनको। अब इसी तरह से देखिए, अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे क्या बताएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो समझाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एग्जैक्टली बताएगा कि कितने यहाँ पर इसके एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी एलिमेंट के, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे उन एलिमेंट्स को ये बताएगा कि ये कितने के रेशियो में प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। समझ में आई बात? जैसे अगर हम यहाँ पर ग्लूकोज का ही अगेन एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने को देखें तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH2O। बात आई समझ में? अब ये CH2O क्या बता रहा है? ये मुझे ये बताता है कि इसमें यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2:1 का है। बात आ गई ना आपको समझ में? तो फॉर्मूला बस मुझे केमिकल कॉम्पोजिशन समझाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपने फॉर्मूला में H2O को मैंने आपको बताया था कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में है, सॉरी। तो यहाँ पर ये H2O का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही है, इस वजह से मैंने आपको बोला था कि 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला जो होगा ना सिर्फ वो कभी नहीं बताएगा एग्जैक्ट रेशियो, समझे? वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि ये किस किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एग्जैक्ट रेशियो हमें हमेशा कौन बताएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लियर भी कर दिया ताकि आप उस एग्जाम्पल को लेके आगे फर्दर कंफ्यूज ना हो। तो अब आप यहाँ से ये क्लियर हो गए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है जो कि एक मॉलिक्यूल में हो, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे सिंपलेस्ट रेशियो बताता है उन एलिमेंट्स का, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, कि किस सिंपल रेशियो में वो एटम्स प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर। क्या डिफरेंस होता है अब आप यहाँ पर क्लियरली समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक पर और ये देखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर कभी हमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिलेट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? MF यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू होता है N इंटू में EF यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर। ये रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में। लेकिन यहाँ पर ये N क्या है? N यहाँ पर एक नंबर होगा, इसे हम अगर N फैक्टर कहकर यहाँ पर बुलाएं तो N यहाँ पर एक नंबर होगा, ये N फैक्टर, और ये होगा एक इंटीजर, कोई इंटीजर क्वांटिटी यहाँ पर होगी। लेकिन n 0 के बराबर यहाँ पर नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि n 0 के बराबर नहीं होगा। n की वैल्यू अब ऑब्वियस बात है इंटीजर ही है तो 1, 2 और पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव भी नहीं। समझ में आ गई बात आपको? तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि n की वैल्यू 0 नहीं होगी, इंटीजर है, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर देखिए इसका रोल क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को मैंने n से कैसे यहाँ पर मतलब रिलेट कर दिया, इसका रोल क्या है, तो उसका रोल अब आपको मैं इसी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6 के बराबर।
क्या यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है 6, 12 और 6 में से? बिल्कुल हम 6 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब आप 6 देखिए कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, CH2O। 6 कॉमन लेने के बाद ये बचा, और ये CH2O क्या है, देखिए ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, और यहाँ पे आपने जो 6 कॉमन लिया है ना, वही n फैक्टर की वैल्यू है ग्लूकोज के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे क्लियरली कि किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और n फैक्टर आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। n क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला से रेशियो में से जो वैल्यू हमें कॉमन मिल रही होगी वही क्या होगी, n की वैल्यू होगी। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, ये तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तब आप जान पाएंगे कि n की वैल्यू कितनी है। बट अगर कभी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ना दे और आपसे पूछ दे कि बताइए n यहाँ पर कितना होगा, तो उसके लिए भी एक रास्ता है कि जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं देगा ना तो आपको मास देगा। ठीक है, तो n के लिए आप एक और चीज याद रखिएगा, n की वैल्यू अगर कभी फाइंड करने पड़े तो n इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए n इक्वल्स टू क्या आएगा, mf अपॉन में EF। क्लियर है यहाँ से? तो n इज इक्वल्स टू होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इन दोनों मासेस का अगर आप आपस में डिवाइड लगा देंगे तो भी आपको n फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह से इसे यूज करना है। अभी तो बस आप सिंपली फॉर्मूला ध्यान रखिए, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कैसे करना है, किस तरह से इन्हें इस्तेमाल करना है, n फैक्टर क्या होता है आप समझ ही चुके हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि सारी चीजें हम किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक एग्जाम्पल नीचे आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, आप सभी देखते रहिएगा, मैं पढ़ता हूँ, फिर हम समझ जाएंगे कि किस तरह से सारे फॉर्मूलों को यूज करना है। तो देखिए एग्जाम्पल है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन इज CH इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन इज 26 एंड 78 रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन। ठीक है, न्यूमेरिकल मैं आप सबको समझा देता हूं और गिवन डेटा भी मैं जो दिया है न्यूमेरिकल का वो नोट करते जाता हूं। न्यूमेरिकल में हमसे कह रहा है कि दो कंपाउंड्स है एसिटिलीन और बेंजीन, जिनका एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है उनका, CH के बराबर। ठीक है, और मेरे जो कंपाउंड्स हैं दो, वो कौन कौन से हैं, एक में मेरे पास एसिटिलीन है और दूसरा कंपाउंड है बेंजीन। ठीक है, ये बात आपको आ गई समझ में। दूसरा हमसे कह रहा है कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है वो 26 और 78 है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास MFM दिया हुआ है मुझे, किसके लिए, एसिटिलीन का, A फॉर एसिटिलीन, जो कि कितना दिया हुआ है 26 के बराबर, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मुझे यहाँ पर गिवन है बेंजीन का, B फॉर बेंजीन, जो कि कितना दिया हुआ मुझे 78 के बराबर। ठीक है, हमसे आगे कैलकुलेट क्या करने के लिए कह रहा है कि आप एसिटिलीन और बेंजीन दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताइए कि कितना होगा। क्वेश्चन अब आपको प्रॉपर एकदम समझ में आ गया है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें रिलेशन पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या होता है, MF इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू में EF। इसमें आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पर मुझे EF दिया गया है यहाँ से फॉर्मूले में, अगर मैं किसी तरीके से n की वैल्यू पा जाऊं तो क्या मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मेरा मोटिव यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू फाइंड करना, सबसे पहले कि n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए n की वैल्यू को अब हम टारगेट मान के चलते हैं, तो n की वैल्यू मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा किसके लिए, एसिटिलीन के लिए। तो एसिटिलीन के लिए n की वैल्यू इज इक्वल्स टू n, मैंने अभी अभी आपको बताया था क्या होता है, n इज इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यानी MFM अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यानी कि EFM। मुझे यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एसिटिलीन का कितना गिवन है, देखिए 26, यहाँ हमें प्रॉब्लम में दिया गया है, अपॉन में उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, क्या वो क्वेश्चन में मुझे गिवन है? क्वेश्चन में मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कहीं पर भी दिया नहीं गया है, तो अब ये कैसे मिलेगा मुझे,
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की जगह मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा। तो देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH, यानी कि 12 कार्बन का और प्लस 1 हाइड्रोजन का मास 1, यानी टोटल जो मेरा 13 आया है, ये क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। बात आई आपको समझ में? तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो N एसिटिलीन के लिए कितना आ गया, 2 आ गया। बात आई समझ में? अब देखिए अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से निकालना चाहूँ एसिटिलीन का, तो ये इक्वल्स टू कितना होगा, N की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कि दोनों के लिए ही कितना है CH, तो यहाँ पर हम रख देते हैं CH। अब देखिए यहाँ पर वो मैथमेटिकल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं हम यहाँ करेंगे कि 2 टाइम्स 2 इंटू CH, क्योंकि इधर एक नंबर होता तब तो आप मल्टीप्लाई करते। तो ये 2 इंटू CH लिखने का मतलब ये है कि CH के 2 यूनिट्स, ठीक है, एक यूनिट में एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, तो 2 यूनिट में बताइए कितने होंगे, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्लियरली MF इज इक्वल्स टू किसके लिए, एसिटिलीन के लिए, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा C2। देखिए यहाँ 1 1 है, तो एक तो मैंने जो लॉजिकल तरीका वो आपको समझाया, दूसरा अगर आप करना ही चाहते हैं तो 2 इंटू 1 करिए तो कितना आएगा 2, और 2 इंटू 1 अगेन यहाँ करेंगे तो फिर से 2, तो C2H2 ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, एसिटिलीन का। ठीक है, 50% यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एक आंसर हमें मिल गया है। अब मुझे बेंजीन का कैलकुलेट करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो चलिए हम लोग वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर बेंजीन का चाहिए तो फिर से मुझे सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा, फिर से मुझे n फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, किसके लिए, बेंजीन के लिए। तो बेंजीन के लिए कितना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मुझे बेंजीन का कितना गिवन है 78 अपॉन उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हमने कैलकुलेट किया 13, क्योंकि दोनों के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है तो दोनों के लिए उनका मास भी सेम ही होगा, तो ये आ गया 13। और फाइनली जब आपने यहाँ से कैलकुलेट किया NB की वैल्यू तो ये आपको मिलेगी 6 के बराबर, यानी बेंजीन के लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या है 6 है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से अगर मुझे MF निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन के लिए, तो इज इक्वल्स टू 6, इसी फॉर्मूले से 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है CH के बराबर, यानी इस बार CH की कितनी यूनिट्स 6 यूनिट्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से बेंजीन का क्या आ गया, जल्दी से बोलिए, C6H6, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, C6H6 यहाँ से आ गया किसका फॉर्मूला, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये भी हमारा हो गया एक आंसर, और 100% यहाँ से अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशन हम यूज़ करते हैं, एन फैक्टर वगैरह किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कंप्लीट एग्जांपल मैंने आपको करके बता दिया। चलिए अब हम सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह से लिखा जाता है, किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। आप क्विकली एकदम इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे एम्पिरिकल फार्मूला को लिखा जाता है। तो हेडिंग हम सभी यहाँ पर नोट कर लेंगे कि हाउ टू राइट एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ये जानने से पहले एक चीज़ जानिए कि इसको यूज़ हम कैसे करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ज़्यादातर यूज़ किया जाता है साइंटिस्ट के थ्रू इन केमिस्ट्री लैब्स। जब भी कोई नया साइंटिस्ट कोई नए किसी कंपाउंड को इन्वेंट करता है तो उसके लिए चैलेंज ये होता है कि किस तरह से उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को, केमिकल कंपोजिशन वगैरह को डिसाइड किया जाए कि दुनिया के सामने भी उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, तो इस चक्कर में सबसे पहले वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना होता है उनका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और फिर उस परसेंटेज की हेल्प से वो लोग लिख लेते हैं उसका एम्पिरिकल फार्मूला, और एन फैक्टर वगैरह का यूज़ करते हुए, मासेस वगैरह से रिलेट करते हुए फाइनली वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी गेट कर लेते हैं, जैसा अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया है। समझे बात। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला हम किसकी हेल्प से लिख रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स हमें मालूम है उनके परसेंटेज की हेल्प से, किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का जो परसेंटेज है उसकी हेल्प से। तो आपको याद रखना होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला लिखने का जो बेस है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड।
ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आगे जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस, तो वहाँ पर भी आपको एलिमेंट्स के परसेंटेज वगैरह ही गिवन होंगे। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूँ जिससे आप ये भी समझ जाएंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला का रोल क्या है, प्लस एम्पिरिकल फार्मूला के आपको जो भी आगे न्यूमेरिकल मिलेंगे वो किस तरह के मिलेंगे और कैसे इसे लिखा जाता है, सब कुछ एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में पढ़ता हूँ, आप सभी देखिएगा नीचे हमसे न्यूमेरिकल में कह रहा है अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 30, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। न्यूमेरिकल आप सभी समझे, न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 80% कार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन देखिए यहाँ पर बोल दिया आपको, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेनली कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। अब कार्बन का आपको यहाँ पर परसेंटेज गिवन है कि 80% उसमें कार्बन है और हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज हमें दिया है ना, इसी परसेंटेज की हेल्प से हम लिखेंगे कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मुझे दिया 30 और मुझसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि आप MF और EF को कैलकुलेट करिए कि कितना होगा। बात आ गई आपको समझ में। चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम डिटर्मिनेशन करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला का। चलिए सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। जो भी एलिमेंट्स दिए हो, जो भी आपको एलिमेंट दिया हो उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मुझे हाइड्रोकार्बन बोल दिया है, तो मुझे मालूम है हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन मेनली यही दो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इसके बाद एलिमेंट आप लिख लिया जब आपने, तो उसके बाद आप उनका गिवन परसेंटेज नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कार्बन का परसेंटेज मुझे कितना दिया है इस हाइड्रोकार्बन में, 80% कार्बन है। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट होगा ये मुझे क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, बट इनडायरेक्टली दिया हुआ है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज होगी वो होगी कितनी, 100%, 80% उसमें से कार्बन है, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ 20% होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन। तो एक का मुझे मालूम है, उसे 100 में से माइनस कर दीजिए तो दूसरे का भी आपको परसेंटेज मिल गया। समझ में आ गई बात। अब देखिए तीसरा काम हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एलिमेंट लिख लिया, परसेंटेज लिख लिया, इसके बाद हम जो भी एलिमेंट्स है ना उनके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, बात आई समझ में, जिससे मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब नंबर ऑफ एटम देखिए कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, जो भी आपको यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे कार्बन का परसेंटेज कितना है 80, उसमें आप जिस एलिमेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम, जैसे इस कॉलम में मैं सिर्फ किसके लिए काम कर रहा हूँ, कार्बन के लिए, इससे नीचे वाले में हाइड्रोजन के लिए। तो कार्बन का यहाँ पर परसेंटेज दिया 80 और इसमें मैं डिवाइड लगा दूंगा अगर कार्बन के एटॉमिक मास से, जो कि कितना होता है 12, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर तरीका समझे, जो भी गिवन परसेंटेज हो उसमें जिस एलिमेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम, उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड लगा दीजिए। मैं यहाँ कार्बन का कर रहा हूँ तो उसके परसेंटेज में मैंने 12 से डिवाइड लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पर मुझे मिला कितना, देखिए पॉइंट में वैल्यूज को लिखने से अच्छा ये होगा ना कि आप जब तक कोशिश हो चुके पॉइंट में ना कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पर इसे सिंपली अगर हम कट करते हैं तो ये हमारे सामने बनेगा 20/3, अगर आप 4 से इसे कट करेंगे। समझ में आ गई बात। अब दूसरा देखिए, हाइड्रोजन के इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लें तो 20% हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 1, तो यहाँ पर 20 मेरे लिए क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। आई होप अब आप इतना समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्स, फिर उनका परसेंटेज, फिर उनके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद अब हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव रेशियो। यहाँ से रिलेटिव रेशियो कि एटम्स का आपस में रिलेटिव रेशियो, इन शॉर्ट हम इसे RR कहते हैं, कितना होगा। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव रेशियो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको कार्बन का करना है, ऊपर वाले कॉलम में मैं कार्बन के लिए काम कर रहा हूँ, तो कार्बन का अगर करना है तो जो भी उसके नंबर ऑफ एटम्स हो, आपको इस स्टेप्स जो मिले उन्हें लिखिए। तो 20/3, ठीक है, अपॉन में
इन दोनों नंबर ऑफ एटम्स में से जो सबसे छोटी वैल्यू हो, जैसे 20/3 और 20 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन है, ऑब्वियस सी बात है 20/3, क्योंकि इसमें हम 20 से 3 से डिवाइड लगा दे रहे हैं तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। यहाँ भी ये पूरा कंप्लीटली 20 है, ये अप्रॉक्सीमेट 6.67 के करीब जाएगा, तो ये छोटा है इससे, तो छोटा कौन है 20/3, उसी से आप डिवाइड लगा दीजिए 20/3, समझे। मतलब इसका परसेंटेज रिलेटिव रेशियो निकालना है तो इसका वैल्यू रखिए यहाँ पर जो आपको मिली है, और दोनों में से जो छोटी वैल्यू हो उसी से डिवाइड लगा दीजिए। तो इसमें इसी से डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिला 1, रिलेटिव रेशियो कितना मिल गया 1। और फिर देखिए अब इसका कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का, तो इसका गिवन जो भी नंबर ऑफ एटम मिला है 20 अपॉन में इसमें मैं डिवाइड किससे लगा दूं, जो छोटी वैल्यू थी, तो छोटी वैल्यू कौन है 20/3। तो यहाँ से जब आप फाइनली डिवाइड करेंगे देखिए 3 ऊपर जाएगा, 20 कैंसिल आउट, तो आपको मिला कितना 3। बात आ गई समझ में। तो रिलेटिव रेशियो कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर ऑफ एटम मिला हो उसको लिखिए, डिवाइड बाई जो दोनों में से या तीन डेटा 4 डेटा जो भी हो सब में से छोटी वाली जो सबसे वैल्यू हो उसी से सब में डिवाइड लगाते चले जाइए। समझ गए आप बात टोटली। तो ये हमें मिल गया रिलेटिव रेशियो। अब देखिए यहाँ पर आपको रिलेटिव रेशियो इंटीजर मिल गए, 1 और 3 ये इंटीजर फॉर्म में मिल गए। कभी कभी क्या होता है कि हमें रिलेटिव रेशियो इंटीजर फॉर्म में नहीं मिलता है, तो उसको ना मैं सिंपलेस्ट रेशियोज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब सिंपलेस्ट रेशियो में मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, सपोज करिए जैसे अगर यहाँ मुझे 3 ना मिल के 2.5 मिला होता, तो अब मैं 2.5 को इंटीजर बनाने के लिए इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता। कैसे, अगर मैं 1 से करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2.5 इंटू 1 कितना होता है 2.5, ये इंटीजर तो मिला नहीं। फिर इसमें मैं 2 से कर देता मल्टीप्लाई अगर, तो देखिए अब ये क्या हो गया 5, 2.5 इंटू 2 5 हो गया। अब 5 क्या मेरे लिए इंटीजर, तो इस तरह से मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता, और जिससे एक में मल्टीप्लाई करता ना उसी से मुझे सब में करना पड़ता। तो उस पर भी मैं एक एग्जांपल अभी आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पे हमारे लिए जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो कितना है 1 और 3 के बराबर ही है, जो हमें रिलेटिव रेशियो मिला था, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है इंटीजर है ये पहले से। समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए जब आप फाइनली यहाँ पर पूरा परसेंटेज रिलेटिव रेशियो वगैरह आपको मिल गया है, तो अब इसी रिलेटिव रेशियो की हेल्प से ना हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे क्या बताता था, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो। बात आई समझ में। तो यहाँ पर देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का, कार्बन का रिलेटिव रेशियो कितना है 1, यानी कि C, और यहाँ पे 1 H, हाइड्रोजन का रिलेटिव रेशियो कितना है 3, तो यहाँ पर कितना आ गया H पे 3, तो 1 को तो हम लोग लिख के डिनोट नहीं करते, तो CH3 ये जो आया है यहाँ पर यही है इस हाइड्रोकार्बन का एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोई डाउट आपको इसमें? कोई डाउट नहीं। स्टेप्स बस आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले गिवन एलिमेंट्स को नोट कर लीजिए, परसेंटेज जो भी दिया उसे नोट करिए, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी परसेंटेज हो उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड लगाकर। फिर रिलेटिव रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी नंबर ऑफ एटम मिला है उसमें गिवन नंबर ऑफ एटम्स में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हो उससे सब में डिवाइड लगाकर रिलेटिव रेशियो, और अगर इंटीजर ना हो तो हम उसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे किसी लोवेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर जो रिलेटिव रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो मिला है उसी की हेल्प से हम यहाँ पर अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लेंगे। समझ में आ गई बात। देखिए यहाँ पर ना रिलेटिव रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो बराबर है, तो मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दिया। अगर ये बराबर ना होते आपस में, क्योंकि यहाँ पर अगर 2.5 होता तो मुझे उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता, तो मैं जो है यहाँ पर उसको फिर सिंपलेस्ट रेशियो का यूज़ करते हुए एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखता, जो मैं अभी आपको अगले न्यूमेरिकल में करके बता दूंगा कि किस तरह से होता है। अब देखिए अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है। अब देखिए ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन बन गया। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला अब मुझे गिवन है, मिल गया मुझे अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या चाहिए n फैक्टर चाहिए। n फैक्टर मुझे कैसे मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मुझे यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूले में, कितना दिया हुआ है 30 के बराबर, तो 30 यहाँ से मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो कितना, 1 कार्बन तो 12, 3 हाइड्रोजन तो 3, तो कितना हो गया ये 15 के बराबर। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या है 15, तो यहाँ से 15 से डिवाइड लगाएंगे तो n फैक्टर कितना मिला 2 इस हाइड्रोकार्बन के लिए।
तो अब यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिख देंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि CH3 की 2 यूनिट्स, तो ये क्या हो गया C2H6। देखिए C2 1 इंटू 2 2 3 2 6, तो यहाँ पर C2H6 ये है इस कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यही क्या है हमारा आंसर। बात आई आपको समझ में। अब देखिए यहाँ से, अब आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं परसेंटेज का यूज़ करते हुए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कभी कभी परसेंटेज की जगह वेट दे सकता है या फिर वेट रेशियो भी आपको दे सकता है, तो इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना होगा, बस जो भी दिया हो वो परसेंटेज हो चाहे वेट रेशियो, उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा और सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि सही आया है कि नहीं आया है। तो देखिए C2H6 है, C2H6 क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मास कितना है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो अगर आप कैलकुलेट करिए तो देखिए 24 कार्बन का 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 30, और 30 जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है वो मुझे फार्मूला में भी गिवन है, तो इसका मतलब हमारा जो भी फार्मूला आया है वो एकदम सही है। तो इस तरह से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसे नोट डाउन आप कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल मैं आपको और करा देता हूं जिससे आपको ये सिंपलेस्ट रेशियो वाला जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। ओके, चलिए तो एक न्यूमेरिकल अब मैं और आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का करवाता हूं जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट को लेकर। न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी देखिएगा। अ कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन कंटेन्स 26.6% of potassium and 38% of oxygen। हमसे मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रोमियम, पोटेशियम और ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड है जिसमें 26.6% कैल्शियम है और 38% ऑक्सीजन है। आगे हमसे कह रहा है इफ मोलर मास, मोलर मास भी आप समझिएगा ना मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ही होगा। ठीक है, जब भी आपको मोलर मास बोल दे उसे भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की तरह ही ट्रीट करेंगे, तो ये दोनों वर्ड सिमिलर है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमसे कह रहा है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 294, देन कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। बात आई आपको समझ में। फिर से हमसे दोनों टाइप्स के फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले गिवन डेटा जो भी है क्वेश्चन का वो सारा नोट कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स, पहला काम तो हम यही करते थे। एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर कौन कौन से दिए गए हैं, तो मुझसे कह रहा है कंपाउंड जो है वो पोटेशियम से, क्रोमियम से और ऑक्सीजन से मिलके बना है। पोटेशियम कितने परसेंट दिया हुआ है मुझे, परसेंटेज को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। तो पोटेशियम का मुझे परसेंटेज गिवन है कितना, 26.6%। ठीक है, क्रोमियम का परसेंटेज मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और ऑक्सीजन कितना परसेंट दिया हुआ है 38%। ठीक है, अब यहाँ से आप समझ ही गए क्रोमियम का परसेंटेज मुझे कैसे मिलेगा, 100 में से इन दोनों का परसेंटेज हटा दूंगा तो जो बचेगा वो कितना होगा क्रोमियम का परसेंटेज। तो क्रोमियम का परसेंटेज यहाँ से आएगा 35.4। ये क्या हो गया क्रोमियम, समझ में आ गई बात। तो ये परसेंट हटा देता हूँ बिकॉज हम यहाँ परसेंटेज ही लिख रहे हैं। अब अगला काम क्या होता था, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। ए, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे मिलेंगे, गिवन परसेंटेज 26.6 और इसमें डिवाइड लगा दें किससे, जो जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं उसके एटॉमिक मास से। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39, और जब आप इससे इसमें डिवाइड लगाएंगे तो मेरी कैलकुलेशन आप लोगों से काफ़ी तेज है, यह आएगी वैल्यू 6.67 के बराबर। आपको इसमें कोई डाउट, अब देखिए 6.67 नहीं आएगी, ये 0.67 आएगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 26.6 39 से छोटा है, तो कभी कभी तेज कैलकुलेशन में गलतियाँ भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ये कितनी आएगी वैल्यू 0.67 के बराबर। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू 35.4 यहाँ पर है, अपॉन में क्रोमियम का एटॉमिक मास शायद मैंने आपको पीछे नहीं बताया हो, तो आप याद रखिएगा क्रोमियम का होता है 52 AMU एटॉमिक मास, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हम इसे किस में लेंगे AMU में। ग्राम एटॉमिक मास होता है तो किस में कैलकुलेट करते ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमियम का एटॉमिक मास 52, और जब आप इससे भी डिवाइड लगाएंगे तो ये वैल्यू भी आपको लगभग 0.67 के बराबर ही मिलेगी। ठीक है, अब फाइनली फिर यहाँ से ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 38 इसका परसेंटेज अपॉन में 16 इसका एटॉमिक मास, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी
2.4 लगभग। समझ में आ गई बात। तो ये तो देखिए हमने सबके नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर लिए, लेकिन आप सोचिए देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने अजीब है यहाँ से 0.67 2.4। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एटम्स मतलब 0.67 मतलब क्या एक भी एटम नहीं? ऐसा क्यों आया? क्या वैल्यूज गलत आई हैं? वैल्यूज गलत नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर जो हमें परसेंटेज दिए हुए हैं ना, हमें उनसे रेशियो कैलकुलेट करना है, इसी वजह से ये वैल्यू भी उसी रेशियो के ही फॉर्म में आ गई है। बात आ गई समझ में? अब आगे देखिए, अब हमें फाइनली यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है? आर यानी कि रिलेटिव रेशियो। अब रिलेटिव रेशियो हमें कैसे मिलता था? जो वैल्यू दी हो एटॉमिक नंबर की, मतलब सॉरी नंबर ऑफ एटम्स की 0.67, उसमें सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड लगाइए। तो इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू कौन है? क्या 2.4 है? बिल्कुल नहीं, 0.67 है। हाँ है, क्यों है? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज भी सेम ही है, तो 0.67 इसमें से सबसे छोटी वैल्यू है। अगर ये कोई डिफरेंट वैल्यू होती है तो सबको चेक करते। तो 0.67 सबसे छोटा है, तो इसी से डिवाइड लगा देते हैं। तो ये डिवाइड देख कितना आएगा? 1 इंटीजर मिला, बड़ी अच्छी बात है। इसमें भी देखिए 0.67 फाइनली फिर इससे डिवाइड लगा दिया क्योंकि यही सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये भी मुझे कितना मिला? 1 के बराबर। यहाँ कितना है? 2.4, और जब इसमें आप डिवाइड लगाएंगे किससे? 0.67 से, तो ये लगभग आपको मिल जाएगा 3.5 के आसपास। समझ में आ गई बात? 3.5 मिल गया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग को यहाँ से लिखना है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दें? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये देखिए ये वैल्यू हमें इंटीजर नहीं मिली है। क्या आपने कभी किसी फॉर्मूले को इस टाइप से देखा है कि कार्बन 3.5, उसके बाद फिर उसमें हाइड्रोजन 4.2, इस तरह से कोई फॉर्मूला कभी देखा है आपने? कभी नहीं देखा है। तो सबसे पहले मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर में। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें बस क्या करना होगा, इसमें 3.5 को ही हमें इंटीजर बनाना है, तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। 1 से करूंगा तो कोई फायदा नहीं, यही मिल जाएगा। अगर 2 से करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा? 7, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। तो देखिए फाइनली जब मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा? 7 के बराबर। कैसे मिला? 3.5 इंटू 2 करने पर। ठीक है, अब 2 से इसमें अगर आपने मल्टीप्लाई किया किसी एक में, तो आपको सब में करना पड़ेगा, नहीं तो सारे नाराज हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो सब में जब करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना होता है? 2, और 1 इंटू 2 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 2। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिला है ना, ये कैसा है? इंटीजर है। तो अब आप इस सिंपलेस्ट रेशियो का यूज करते हुए एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेशियम का सिंपलेस्ट रेशियो कितना है? 2, तो K2। क्रोमियम का भी 2, तो Cr2, और ऑक्सीजन का 7, तो O7। K2Cr2O7 इस कंपाउंड का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यही क्या है? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। बात आई आपको समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। सिंपलेस्ट रेशियो का भी इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हमें क्या चाहिए? एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मुझे कंपाउंड में गिवन है, सॉरी क्वेश्चन में कितना? 294। और जब आप यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे ना, तो EFM भी आप सबको कितना मिलेगा? 294 के बराबर। आप कैलकुलेट करके नीचे कमेंट में बताइएगा कि मिला था कि नहीं मिला था 294। तो 294 यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ गया? 1 के बराबर। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे MF कितना हो जाएगा? 1 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि कितना है? K2Cr2O7। और अगर किसी भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कितना हो गया? K2Cr2O7 के बराबर। तो देखिए इस कंपाउंड के लिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है? सेम है, लेकिन इसके पिछले एग्जांपल में आपने देखा था कि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट था। इसका मतलब ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कभी बराबर नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू देख ही लिया।
तो अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर हम आज की क्लास को अपनी यहीं पर दी एंड करेंगे। बाकी डिस्कशन हम अपनी आगे क्लासेस में करेंगे। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, बट उसे करने से पहले आप सभी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन अब यहाँ पे हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद अपनी आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सुनिएगा। क्वेश्चन है, देखना भी है, सुनना ही नहीं, देखना भी है। नीचे 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स कंटेन्स 50% एंड 40% ऑफ मेटल रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब है, तो मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ साथ साथ में। हमसे कह रहा है मेटल के 2 ऑक्साइड हैं अलग अलग, जिसमें से एक में 50% है मेटल और दूसरे में मेटल कितना है 40%। बस कोई मेटल है, हमें यहाँ पर बता नहीं रहा कि कौन सी मेटल है, बस इतना बोल रहा है कि एक ऑक्साइड में मेटल कितना 50%, दूसरे में 40% है। आगे हमसे कह रहा है इफ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज MO। हमसे कह रहा है अगर पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला कितना है MO है, तो दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए। देन डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड। बात आ गई आपको समझ में? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तगड़ा एकदम क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग सीधे सीधे ये देखते हैं कि हमें आखिर में क्वेश्चन को करना किस तरीके से है, क्वेश्चन तक पहुंचने का हमारा अप्रोच क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले हमें अगर फॉर्मूला डिसाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है, तो जाहिर सी बात है मेटल ऑक्साइड में क्या क्या होगा, मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा। तो मेटल क्या है ये भी मुझे मालूम नहीं, तो चलिए मैं मान लेता हूँ M मेरा मेटल है। आप XYZ ABCD कुछ भी मान सकते हैं, हम M फॉर मेटल तो M ले लेते हैं, और ऑक्सीजन होगा। ठीक है, परसेंटेज उसके बाद अब मुझे जानना है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, पहले वाले ऑक्साइड के बारे में। ठीक, तो फर्स्ट ऑक्साइड में जो आपका मेटल है उसका परसेंटेज आपको कितना दिया है, आई थिंक 50% दिया है, कंफर्म कर लेते हैं हम। तो 50% यहाँ हमारा क्या मेटल है। ठीक, तो ऑक्सीजन बताइए कितना होगा, वो भी 50% ही होगा, क्योंकि आखिर दोनों में दिया तो इतना ही है ना, समझ गए। अब देखिए यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एटम्स जो है इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स यानी A, तो जो भी गिवन परसेंटेज हो 50 डिवाइडेड बाई। अब देखिए क्या मुझे यहाँ पर मेटल का एटॉमिक मास पता है, नहीं मालूम है, क्योंकि मेटल ही मुझे नहीं पता है कि कौन है, तो आखिर में उसका एटॉमिक मास कैसे जानूंगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, X मान लेते हैं अपनी तरफ से कि मेटल का एटॉमिक मास X है। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 50 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यानी कि होगी कितना है 16 है, सॉरी, तो 50/16 यहाँ से आ गया। अब आगे हम रिलेटिव रेशियो वगैरह कैलकुलेट करें तो उसे कैलकुलेट करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले ऑक्साइड का दे ही रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना है, MO के बराबर है, तो मुझे उसे कैलकुलेट करने की अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं। आगे रिलेटिव रेशियो वगैरह इतना हमने क्यों कैलकुलेट किया, इसका अप्रोच भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। चलिए अब अगर हम सेकंड वाले ऑक्साइड की बात करें, सेकंड वाले ऑक्साइड का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना होगा तो मुझे क्या पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अगर मैं सेकंड वाले ऑक्साइड के लिए भी सेम यही सारे काम करूँगा, एलिमेंट जो भी होंगे उन्हें लिखूंगा, फिर उसके बाद उसका परसेंटेज लिखूंगा, और फिर मेरा मामला कहाँ पे आके फंस जाएगा, इसी X पे, क्योंकि उसमें भी मुझे मेटल के एटॉमिक मास की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा यहाँ से कि मैं X की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये इतने स्टेप्स यहाँ पर करके दिखा दिए। अब X की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, X देखिए मुझे बहुत ही अच्छे से सोचना होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे यहाँ दिया हुआ है तो मतलब किसी मतलब से ही दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला देने की वजह यह है कि वो मुझे मेटल और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना उसे बताना चाहता था। आप एम्पिरिकल फॉर्मूला में देखिए क्या है, MO मतलब मेटल और ऑक्सीजन दोनों का यहाँ पर रेशियो कितना है 1:1 रेशियो होने का मतलब जितने एटम्स मेटल के हैं उतने ही एटम किसके होंगे, ऑक्सीजन के भी। और एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी आप देख रहे हैं एक एटम मेटल का है और एक एटम किसका, ऑक्सीजन का। मतलब इस फर्स्ट ऑक्साइड में दोनों के नंबर ऑफ एटम्स कैसे हैं, इक्वल। तो मेटल के नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम के इक्वल है। मतलब 50/X यहाँ पे जो मेटल के एटम्स हैं
वो इक्वल है 50/16 यानी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स के। और बाय सिमिलैरिटी हम यहाँ से देख सकते हैं कि 50-50 तो x किसके इक्वल हो जाएगा 16 के। मतलब जो मेटल का एटॉमिक मास है वो कितना है 16 के बराबर है। अब आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम फाइनली यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे सेकंड वाला जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला। तो सेकंड ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो M है उसमें और O है। M हमारे पास यहाँ पर कितने परसेंट है दूसरे ऑक्साइड में, तो हमें दिया हुआ है M 40% के बराबर। तो 40% परसेंटेज लिख लिया हमने अपॉन मेटल कितना होगा, अगर 40% मेटल है तो ऑक्सीजन होगा 60%। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 40 डिवाइडेड बाई 16 बात आई आपको समझ में। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 10 बाई यहाँ पे 4 और फाइनली ये भी हो जाएगा तो ये आएगा 5/2 के। तो यहाँ पे ये बराबर हो गया 5/2। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं वैल्यू, ये 40/16 इक्वल टू 5/2। अब फाइनली फिर यहाँ से देखिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 60 अपॉन में यहाँ पे कितना उसका एटॉमिक मास 16। तो फाइनली अगर हम इसे भी कैलकुलेट कर लें यहाँ पे तो ये हमारे लिए हो जाएगा 2 से 30/8 यानी 15/4 के बराबर। तो ये आया 5/2, ये मेरे लिए कितना आया 15/4। अब देखें यहाँ से मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, RR यानी कि रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो हम कैसे निकालेंगे, 5/2 है, यहाँ पर मैं मेटल के लिए कर रहा हूँ, अपॉन में 5/2 और 15/4 में से देखिए आप छोटा कौन होगा, तो देखिए 5/2 लगभग 2.5, लगभग क्या एग्जैक्ट 2.5 आएगा। और 15/4 कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग ये आएगा। समझ में आ गई बात। तो देखिए ये 3 है ये 2 है, तो छोटा कौन है दोनों में से, 5/2 यहाँ पर मेरे लिए छोटा है। तो हम इसमें डिवाइड लगा देंगे किससे, 5/2 से। तो 5/2 से मैंने यहाँ पर जब डिवाइड लगाया तो ये कितना आ गया मेरे लिए 1। और जब 15/4 में हमने डिवाइड लगाया किससे, 5/2 से, तो देखिए यहाँ पर 2 जाएगा ऊपर, ये वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर 15/4 ही आएगी ना एग्जैक्ट एकदम, 2 से 38। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 2 जाएगा ऊपर, 5 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू में 2 अपॉन में 4 इंटू में 5, 5 3 और ये आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो देखिए ये वैल्यू कितनी आई 3/2 यानी कि 1.5 के बराबर। मतलब देखिए एक रिलेटिव रेशियो आपका जो मिला है वो कितना है 1 है, और दूसरा वाला रिलेटिव रेशियो कितना है 1.5 है। क्या ये 1.5 इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, तो मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो में यहाँ से कैलकुलेट करूँगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो में देखिए यहाँ पर 1.5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। तो 1.5 इंटू 2 किया तो 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली ये बन गया 3 और ये ऊपर क्या बन गया मेरे लिए 2। तो अब सिंपलेस्ट रेशियो मेरा कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। तो इसे देखते हुए मैं ऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका, सेकेंड ऑक्साइड का, S फॉर सेकेंड ऑक्साइड, ये किसके बराबर है, मेटल का देखिए सिंपलेस्ट रेशियो कितना आया 2 और ऑक्सीजन का 3 यानी कि M2O3। ये किसका फॉर्मूला है, सेकेंड वाले ऑक्साइड का। तो देखिए यहाँ से मुझे सेकेंड ऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया और ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन ये जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और देखिए कितनी सिंपली हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन का अप्रोच बस आपको समझना था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या आपको यहाँ कहीं भी हार्ड कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी है, बिल्कुल नहीं। आपने सारी नॉर्मल कैलकुलेशंस की, बस आपको दिमाग कहाँ लगाना था। अगर आप ये समझ गए कि मुझे सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालने के लिए किसकी ज़रूरत है, तो हमने ये पहले ही समझ लिया कि मुझे ज़रूरत किसकी पड़ेगी, मेटल के एटॉमिक मास की, जो मुझे मालूम नहीं था। दूसरा, जब आपको एटॉमिक मास जो है मिलेगा कैसे, ये आपको सोचना था, तो वो आपको कहाँ से पता चला, एम्पिरिकल फॉर्मूला से, क्योंकि आपको उसमें रेशियो में पता चल गया था। ठीक है, फिर उसे आपने सारा काम करते हुए मेटल का पा लिया एटॉमिक मास और फिर तो हमारा सारा काम इजी हो गया। तो इसी तरह से
क्वेश्चंस को आगे बढ़ने का करने का जो अप्रोच होता है ना, वो क्वेश्चन के अंदर ही छिपा है। बस आपको अपनी दिव्य दृष्टि लगा के उसे देखना होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की क्लास हम अपनी यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने कुछ नए मोल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे केमिकल इक्वेशंस में मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन कैसे की जाए, स्टोइचियोमेट्री एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है मोल कॉन्सेप्ट का, उसे पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, और अगर सब्सक्राइब आपने ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोरोना से बच के रहिएगा, अपने आसपास सफाई बनाए रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।